हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है ना। ये हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। तो कैलोरीमेट्री में जो हम स्टडी करते हैं इन कैलोरीमेट्री वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ हीट, है ना। इसमें जो हम स्टडी करते हैं किसके बारे में स्टडी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात करें, इन सॉलिड एंड लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड में अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट इसका वॉल्यूम आपका इंक्रीज नहीं करेगा, है ना। बहुत कम इंक्रीज करता है, इसको आप बोल सकते हैं, आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर क्या होगा, अगर सॉलिड और लिक्विड है उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, है ना। बट नो सब्सटेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन जो इसका वॉल्यूम होगा वो चेंज आपका नहीं करे, मतलब कुछ करेगा, है ना। इसलिए मैं लिखा है नो सब्सटेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इसका जो डेल वी होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। बताइए, यही होगा। तो इसमें जो वर्क होगा आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। आपको मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, PdV, है ना। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। ठीक है ना। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो। देखिए लेकिन जो गैस का बात होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके पास गैस है और उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, दोनों बातें होगी। अच्छा तो लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज़ करेगा, किसमें, सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर तो इंक्रीज़ करेगा, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसका वर्क डन क्या होगा, इसमें वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना। बट इन द केस ऑफ गैस, उसमें क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका आपका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। किसी भी गैस को आप हीट करेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, तो वहाँ पे वर्क डन भी होगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम का बढ़ेगा। तो वहाँ दोनों पॉसिबल है, बट इसमें क्या है कि आपका सिर्फ आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। बट अगर सॉलिड और लिक्विड के केस में आप देखिए, टेम्परेचर बढ़ सकता है और क्या हो सकता है, अगर आप हीट और प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्टेट चेंज कर जाएगा। उसका स्टेट चेंज करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। बाकी इसमें आपका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें जो होता है आपका मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हीट के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको। हीट के बारे में हमने पहले भी बताया था कि हीट का जो यूनिट होता है वो SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और उसका डायमेंशन mL²T-2 होता है ना। लेकिन एक यूनिट इसका और होता है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, वो होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। जो हीट का होता है यूनिट वो क्या होता है, कैलोरी। ये आपका है कैलोरी। तो कैलोरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैलोरी को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो देखिए जो कैलोरी होता है, कैलोरी को डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर, by 1 gram of water to raise the temperature 1
1 डिग्री सेंटीग्रेड at the 1 atmospheric pressure, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज द टेम्परेचर हाउ मच 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यही होगा आपका। तो देखिए यहाँ जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो कर रहा है कितना, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना टेम्परेचर, ये होता है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू हाउ मच 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आपका चेंज करता है, इसको ध्यान रखना है कि जो आप बोलते हैं कि जो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट द 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एक्चुअल में डिफिनेशन नहीं होता है, सीधा ही क्वेश्चन एक बार शायद जेई में पूछ चुका है ना, कि आपका जो कैलोरी क्या होता है, कैलोरी के बारे में आपसे पूछा है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है बाई हाउ मच 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी को आप लिख सकते हैं क्या, हाउ मच जूल होगा। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होगा 4.18 जूल के बराबर होता है, या इसको बोलिए 4.2 जूल, है ना, अप्रॉक्स यही होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, 4.2 जूल होता है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जब हमें हीट में जब भी हम स्टडी करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम कैलोरी का यूज़ करते हैं, है ना, इसका यूनिट, हीट का यूनिट, ठीक है। बाकी आपको डायमेंशन मालूम है, हीट का क्या होता है ml² T-2 है। तो आपसे डायमेंशन भी कोई भी पूछ सकता है क्या होगा, तो इसलिए हर टर्म का हम यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, उसको भी हम साथ साथ में आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको याद रखना है कि फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। जो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसी को कभी कभी हीट कैपेसिटी भी बोल देता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी इसी को बोलता है स्पेसिफिक हीट, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसी को बोलता है कभी कभी स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही बात है। बेसिकली जो आप पढ़े होंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप यही पढ़े होंगे, है ना। जो इसका फिजिकल मीनिंग जो होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि कोई जो सिस्टम है कितना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। फिजिकल मीनिंग इसका ही होता है कि कोई जो सिस्टम है वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इससे अगर आप डिफाइन करेंगे तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade of the 1 ग्राम सब्सटेंस, है ना। ये होगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द 1 ग्राम सब्सटेंस।
1 ग्राम सब्सटेंस का, है ना, जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का ज़रूरत पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई एस, डिनोटेड बाई एस। किससे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। से मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बॉडी है, उसमें आपने क्या किया, डेल क्यू हीट को सप्लाई किया। इसका मास क्या है? एम है। आपने क्या किया, इसमें डेल क्यू हीट सप्लाई किया, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा बताइए। तो इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा रहे हैं आप? डेल टी टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा, है ना, एम एस डेल टी होगा, ठीक है ना। ये होगा डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, ठीक है। वेयर एस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा बताइए। आप देख के बोलिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या होगा? एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी, यही होगा। इसका क्या यूनिट होगा? जूल पर केजी पर केल्विन, यही होगा, बताइए। जूल पर केजी पर केल्विन होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका यूनिट क्या है। डायमेंशन क्या होगा बताइए। इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें, इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर नीचे एम और के, ये होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हीट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। यही होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक बॉडी है ना, उसका मास कितना है? 60 kg है, ठीक है। या बोलता हूँ ऐसा, क्वेश्चन है कि एक बॉय है, उसका मास कितना है? 60 kg है, और वो रनिंग कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, है ना। ये बॉय, एक लड़का है, उसका मास कितना है? 60 kg है, ठीक है। वो रनिंग कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरी, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरी। कैसे निकालिएगा बताइए। ए बॉय हैविंग द मास हाउ मच? 60 kg एंड रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी इन किस में? कैलोरी में। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम दिया हुआ 60, वी दिया हुआ हाउ मच? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कितना होगा? अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 60 इंटू 100, ये 30, ये हो गया 3000 जूल। क्या मिला आपको? काइनेटिक एनर्जी 3000 जूल। लेकिन क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरी। क्या करेंगे आप? इसको कन्वर्ट कीजिए कैलोरी में। तो 3000 जूल इक्वल टू क्या होगा? 3000, आपको मालूम है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? इसको क्या करेंगे, इतना जूल है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.2 से, बताइए तो इतना क्या मिल जाएगा कैलोरी। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैलोरी में, तो आपको कैलोरी में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 200 ग्राम आपके पास क्या है?
200 ग्राम सब्सटेंस का क्या है, मास है, ठीक है ना। 200 ग्राम 200 ग्राम ये मास है किसी सब्सटेंस का, ठीक है ना। अगर उसका टेम्परेचर हम रेज करते हैं कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच, 5 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 100 किलो जूल, हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं हाउ मच, 100 किलो जूल, और इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है हाउ मच, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से। टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा है, T इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर दिस वन, और जो आपको अमाउंट ऑफ हीट आपने प्रोवाइड किया हाउ मच, 100 किलो जूल। तो बताइए आपसे पूछ रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा इस सब्सटेंस का वो कितना होगा, है ना। कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। 200 ग्राम का आपके पास क्या है, आपके पास एक सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर आप रेज कर रहे हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज कर रहा है कितना हीट सप्लाई करने से, हाउ मच, 100 किलो जूल, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहा है कि इसका एस का वैल्यू क्या होगा। आपसे क्वेश्चन है कि एस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो क्या करेंगे, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, एस का वैल्यू हो जाएगा डेल क्यू अपन क्या होगा, एम डेल टी। आपको मालूम है डेल क्यू 100 किलो है तो क्या हुआ 10⁻³ मास हाउ मच 200, तो केजी में कितना होगा 10⁻³ डेल टी हाउ मच, चेंजिंग टेम्परेचर 5 है तो 5 ही होगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10⁻6 और नीचे 10 तो ये होगा 10⁻5, क्या हो जाएगा हाउ मच, जूल, ठीक है ना। इतना जूल क्या हो जाएगा आपका, इतना जूल 10⁻5 जूल पर केजी केल्विन, ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको कराया है जो कि बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसी में हम देखते हैं कि अगर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए आपको मालूम है कि 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी में क्या होता है कि जितना आपका 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं कितना, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो उसमें जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यह है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसको आप कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी आपने देखा था कि ये था 1 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड, 1 कैलोरी हीट लग रहा था आपको, 1 कैलोरी हीट को आप डिफाइन कर रहे थे, उसमें क्या था जितना आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो रहा था टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसको 1 कैलोरी डिवाइड बाय क्या बोलेंगे, 1 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जितना हीट आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा था, है ना, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 ग्राम वाटर का बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बोल सकते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, 1 कैलोरी डिवाइड बाय में ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इसको डायग्राम में समझिए, एक कर्व बनाते हैं इसके लिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इधर आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट है, इधर टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ऐसा आपके पास है। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, पहले डिक्रीज़ करेगा और फिर ये क्या होता है इंक्रीज़ करता है, पहले डिक्रीज़ करता है थोड़ा सा, फिर आपका इंक्रीज़ करता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। ऐसा आपका कुछ ग्राफ बनेगा, कर्व टाइप से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ये जो टेम्परेचर कितना है, ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पे आपको मिलेगा 1 कैलोरी का हीट मिलेगा, ठीक है ना। जो एक्चुअल में आपको जो यहाँ पे मिलेगा, है ना, जो
ये 15 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि 14.5 और 15.5 के बीच में हमने 15 को लिया है, ठीक है ना। क्योंकि 14.5 से 15 डिग्री, 14.5 से 15.5 जो डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कराते हैं, है ना, तो आपको कैसे डिफाइन किया आपने, 1 कैलोरी जो होता था, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कब, जब आप यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये क्या होगा 1 कैलोरी यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करेंगे, इसको 1 कैलोरी आप हीट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है, पहले क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक हीट पहले थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, पहले ये डिक्रीज़ करता है, फिर क्या करता है ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 जो वैल्यू होता है, यही आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होता है यहाँ पे 1 होता है, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपका ग्राफ होता है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, इसको आपने डिफाइन किया कैलोरी, 1 कैलोरी अपॉन में ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बताइए 1 कैलोरी यहाँ पे है, तो 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, अगर हम जूल में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कितना होगा, 4.2 होगा, वेरी गुड, ये जूल हो गया। अगर आप इसको ग्राम में करेंगे केजी में तो क्या होगा, 1000 10⁻³ है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये तो वही टेम्परेचर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.2 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा। अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना, 4.2 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो आपको ये मिल गया। तो यही तो आपका होता है 4.4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आपको ये मालूम है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यही होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, अगर देखिए एक और देख लेते हैं इसमें, अगर आपको आइस का निकालना हो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो सीधा जो आइस का स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है वो सीधा क्या होता है, वाटर का हाफ होता है। या स्टीम का निकालना हो तो स्टीम का भी क्या होता है, वाटर का हाफ होता है, ठीक है ना। तो आप स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस या स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये दोनों क्या होगा, हमेशा जो होगा हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में आपने अभी देखा, और आप देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया स्पेसिफिक हीट, फिर हम देखेंगे आपका हीट कैपेसिटी क्या होता है ना, हीट कैपेसिटी। हम देखते हैं इसके बाद हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होगा। देखिए अभी आपने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करे थे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट था उसको आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपने बोला था डेल क्यू इजकल टू MS डेल टी, आपने ही बोला था। और इस अगर MS को हम बोले, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल S डेल टी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। S क्या हो जाएगा आपका, हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हीट कैपेसिटी को, वहाँ आपने बोला था द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, आपने डिफाइन किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। लेकिन अगर आप यहाँ बात करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द बॉडी, है ना। पूरे बॉडी की हम बात करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम सब्सटेंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अंतर दोनों में इतना ही है, यहाँ जो हम बात करेंगे वो हम पूरा बात करेंगे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ इसका जो यूनिट होगा, अच्छा इसको डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade of the body, ठीक है ना। हम पूरे बॉडी की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ हम 1 ग्राम सब्सटेंस की बात नहीं करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो एस बराबर क्या होता है, कैपिटल एस इक्वल टू होता है एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको याद रखिएगा। अच्छा एस का यहाँ पे देखिए, कैपिटल एस जो आपने लिया है, डेल क्यू बाई क्या होगा, डेल टी होगा, इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, नीचे के है तो के ऊपर चला जाएगा के माइनस 1, ये क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे आपका था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी टाइप से यहाँ पे है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको बोलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, है ना, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल सी से। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, आपने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो आपने सब्सटेंस को ग्राम में लिया था, या जो mkg का बात किया था, है ना, mkg का सब्सटेंस है उसके बारे में बात किया था, तो अगर हम mkg के जगह पे अगर हम बात कर लें किसका, मोल का, है ना, उसको रिप्लेस कर दें, अगर आपको बोल दें द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ द सब्सटेंस हाउ मच बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द 1 मोल, है ना, तो वह ऑफ द 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हाउ मच 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ ध्यान रखना है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ मास ऑफ द सब्सटेंस था वहाँ मोल ऑफ द सब्सटेंस लेंगे, बस यही अंतर है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख सकते, लिख लीजिए, इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस if the amount of substance is specified इसको स्पेसिफाइड कर रहे हैं, इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल, बस यही अंतर है। अगर हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको स्पेसिफाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल में, है ना, तो आपका हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, डेल क्यू, वहाँ पे लिखा था एम, है ना, एम एस डेल टी, यहाँ क्या होगा एन सी डेल टी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, बताइए। वहाँ पर लिखा था एम एस डेल टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, आप यहाँ लिख रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, यहाँ आप एन लिख रहे हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और लिख सकते हैं सी को डेल क्यू अपॉन एल डेल टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी इक्वल टू डेल क्यू एन डेल टी होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, इसका यूनिट हो जाएगा सी का, सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द
mkg ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम जो ले रहे थे सब्सटेंस का मास ले रहे थे, वहाँ पे जो बॉडी था उसका मास ले रहे थे। लेकिन इन द केस ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्या करेंगे, उस मास को रिप्लेस कर देंगे किसमें, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने रिप्लेस कर दिया किसमें, मोल में। अब मास को जो केजी में ले रहे थे उसको हम क्या करेंगे, मोल में लेंगे। ठीक है, बस यही अंतर है, सिंपल सा टर्म है सब, इसको ध्यान रखना है बस। अब देखिए अब इसी में होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, इसी में आपका होता है एक, अगर हम लेते हैं टेम्परेचर को एट द कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या इसको CV बोलेंगे। अगर हम इसको लेते हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम तो इस मोलर हीट कैपेसिटी को, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप लेते हैं किसी गैस की, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, CV बोलेंगे। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसको क्या लिखेंगे, CP बोलेंगे। इस दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। देखिए आपको मालूम है कि जो गैस होता है, अभी मैंने बताया था कि अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो जो गैस में है वो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगा। जब गैस एक्सपेंड करेगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा मतलब वर्क डन वहाँ पे होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप वहाँ पे हीट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस जो सब्सटेंस है, जो बॉडी है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा इट मीन्स द इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। इसलिए इन द केस ऑफ गैस आपका क्या होता है, इसमें दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक को CV बोल रहे हैं, दूसरे को CP बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लें इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे, अगर लेते हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा इट मीन्स उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा और उसमें वर्क डन भी होगा, है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं कि CP इज़ मोर देन CV, है ना। CP इज़ मोर देन CV, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ाएंगे, है ना, तो वहाँ हम और डिटेल में बात करेंगे। CP माइनस CV इक्वल टू R, जिसको बोलते हैं मेयर्स लॉ, ठीक है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कुछ टर्म, कुछ और टर्म्स देखते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्यूजन पॉइंट, है ना, वेपराइजेशन, ये सब क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर आपका चेंज करता है, अगर आपका स्टेट चेंज करेगा, ठीक है ना, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे, द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। बताइए अगर आपका स्टेट चेंज कर रहा है किससे, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, है ना, या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इज कॉल्ड द फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, है ना। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा आपका, ठीक है। मतलब द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगर आपका कोई सॉलिड से लिक्विड में उसका स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं और मेल्टिंग बोलते हैं। और पॉइंट मत बोलिए उसको, या तो हम फिर मेल्टिंग बोलेंगे। ये चेंज कैसे करता है सॉलिड से लिक्विड में, है ना, जो स्टेट चेंज करता है ड्यू टू द कौन सा हीट बताइए, लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट की वजह से क्या होगा, आपका चेंज करेगा उसका स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस अगर चेंज करना है तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी आपका स्टेट चेंज होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उसमें जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है, आगे हम अभी बताएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, है ना, इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, ठीक है। देखिए अगर आपका
सॉलिड से लिक्विड होगा उसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस होगा तो क्या होगा, अगर आप किसी कोई बॉडी है उसको आप क्या कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस है वो क्या है, लिक्विड स्टेट से है, उसको चेंज कर रहे हैं किस में, लिक्विड टू गैस, है ना। और वेपर बोलिए, अगर लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे उसको क्या बोलेंगे बताइए। उसका जो हम यूज़ करते हैं टर्म, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अच्छा, अगर मान लेते हैं सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। याद रखना है आपको, फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट अचीव द लिक्विड स्टेट। अगर आपको हीट देते हैं सॉलिड से, तो सॉलिड में हीट देंगे तो आपके पास सॉलिड से सीधा क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। कुछ टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। ये आपका कन्वर्ट क्या होता है, जैसे आयोडीन हो गया, ये सब कन्वर्ट क्या होते हैं, ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए, सो कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। अच्छा, जो चेंज ऑफ स्टेट जो होता है, मान लीजिए जो चेंज ऑफ स्टेट होता है उसको एक ग्राफ से हम देख लेते हैं, है ना। एक ग्राफ से हम देखते हैं टेम्परेचर और टाइम के बीच में, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बना लीजिए। यहाँ आपका एक है, ये है आपका टेम्परेचर, ये आपका है इधर क्या, इधर लेते हैं टाइम। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है ना। देखिए, ये अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, आपका यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका आइस है मान लीजिए, तो ये कन्वर्ट क्या होगा, ये आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड से भी कन्वर्ट क्या होता है, ये पूरा क्या है, लिक्विड का है, पूरा आपका क्या स्टेट, लिक्विड है, ठीक है ना। फिर ये लिक्विड से क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगा, है ना। और ये फाइनली फिर क्या होगा, एक गैस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से स्टेट चेंज करता है। ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपका चेंज कर गया स्टेट, ये वाला पॉइंट सॉलिड से लिक्विड हो गया, ये पूरा क्या है, लिक्विड, ये है आपका लिक्विड। ये क्या हुआ, इस पॉइंट से आपने लिक्विड से यहाँ पे गैस चेंज कर गया, क्योंकि आपने यहाँ पे लेटेंट हीट दिया, यहाँ पे लेटेंट हीट दिया, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हुआ, ये बन गया आपका, इस पॉइंट पूरा लिक्विड है, फिर लिक्विड से गैस बना, ये पूरा क्या हो गया, गैस, ठीक है। इस टाइप से आपका स्टेट चेंज करता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे आपका स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों पॉइंट पे आपको लेटेंट हीट का ज़रूरत पड़ेगा, लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ेगा, लेटेंट हीट का, है ना। तो लेटेंट हीट क्या क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, है ना, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, है ना। तो जो हम स्टेट को चेंज करेंगे, तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो देखिए आप देख लेते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, मान लीजिए कि m kg का आपके पास सब्सटेंस है ना, उसका आप क्या कर रहे हैं, उसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना। जो सब्सटेंस लिए, जो बॉडी लिए हैं, उसका जो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट
फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना। तो जो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा टू चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना। या सिंपली बोलिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, है ना। आप बोल सकते हैं क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए तो आप सॉलिड से लिक्विड चेंज करते हैं, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ। देखिए लेटेंट हीट भी आपका दो टाइप का है सर। इसके पहले आप देख लीजिए लेटेंट हीट का क्यू अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो ये एम एल होता है, एल को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट। तो एल इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एल, क्यू बाई एम, है ना। तो जितना हीट रिक्वायर्ड होता है टू चेंज द पर यूनिट मास, है ना, जितना आपको हीट का रिक्वायरमेंट होगा टू चेंज द स्टेट, जो सब्सटेंस का जो मास होगा कितना होगा, एम, है ना। तो एम मास के सब्सटेंस को जितना हीट का ज़रूरत होगा टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। या उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अच्छा ये लेटेंट हीट होगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल, नीचे क्या है मास, जूल पर केजी। अच्छा इसका आपके पास डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे मास है तो एम हो गया, तो एम कैंसिल, क्या हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। बताइए तो एम मास का सब्सटेंस है ना, अगर पर यूनिट मास ले रहे हैं तो उसका जो स्टेट को चेंज करने के लिए जितना हमको हीट का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। या द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वन, नहीं, टू चेंज द स्टेट का मतलब हो गया फ्रॉम वन टू अदर, इसे भी बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। सिंपल सी है ना, सिंपल सी बात है कि जो आप सब्सटेंस लिए हैं, जो आपने बॉडी लिया है, उसका जो स्टेट चेंज होगा उसके लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको एल का जो यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, आपको मालूम चल गया। चलिए इसमें दो टाइप का लेटेंट हीट होता है, एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। दो टाइप का इसमें होता है, एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरे को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले देखिए अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर आप चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये टर्म है। इसका मतलब हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर उसी को आप बोलें लिक्विड टू गैस, लिक्विड से अगर आप गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे इसको, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, है ना। क्योंकि आप जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको ज़रूरत पड़ेगा उसके वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पे लिक्विड से गैस बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपका सॉलिड से लिक्विड अगर स्टेट कर रहा है चेंज, है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इफ द स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपका आई थिंक पूरा ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकेंड लेक्चर था, तो ये आपको हमने कंप्लीट करा दिया, है ना। इसके बाद आपका है हीट ट्रांसफ़र, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसके बाद आपका क्या है, इसी के बाद आपका है हीट ट्रांसफ़र, जिसको हमने पहले भी आपको पूरे 5 वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है ना। तो हमने 5 वीडियो में आपको जो बताया हीट ट्रांसफ़र, तो जो हीट ट्रांसफ़र है आप सेकेंड लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 2 लेक्चर जो मैंने बताया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, इसको आप पहले स्टडी करेंगे।
इसके बाद आप हीट ट्रांसफ़र को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो 5 वीडियो बना हुआ है वो है आपका हीट ट्रांसफ़र पे, ठीक है। तो ये पहले इस दोनों वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद जो 5 वीडियो है हीट ट्रांसफ़र का उसको आप स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।